हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस पढ़ने आया हूँ। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा यदि आप सही से पढ़ते हैं। और प्रत्येक साल नीट में 2 से 3 सवाल इस चैप्टर से डायरेक्ट पूछी जाती है। मतलब 8 से लेकर और 12 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो ये चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा यदि आप सही ढंग से इस टॉपिक को समझते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग इस चैप्टर में जो भी पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। देखिए, सभ्यता के प्रारंभ से लेकर मनुष्य ही एक ऐसा प्रकृति की बनाई हुई एक ऐसा जीव है, एक ऐसा एनिमल है जिसमें थिंकिंग एबिलिटी है, जो स्वयं सोच सकता है। सेल्फ कॉन्शियस पावर इसके पास होता है। तो शुरू से ही ये जितने भी ऑर्गेनिज्म था सबको डिवाइड करना स्टार्ट किया था। प्रारंभ में स्टार्ट किया था फूड के आधार पे, फिर शेल्टर के आधार पे एंड क्लोथ के आधार पे। ये सब बात पढ़ लिए थे। सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कौन किया था बताइए। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। यदि आप कल का क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा। सबसे पहले एरिस्टोटल किया था। उन्होंने एनिमल को और प्लांट को 3 भाग में बांटा था। पहला भाग क्या था? ट्री, सर्व एंड हर्ब। किसको? प्लांट को 3 भाग में बांटे उन्होंने, ट्री, सर्व एंड हर्ब। और एनिमल को कितने भाग में बांटे थे दोस्त? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। 2 भाग में बांटे थे, एक एनीमा और दूसरा एनीमा एंड एनेमा, जिसमें रेड ब्लड सेल पाया जाएगा उसके आधार पे इन्होंने डिवाइड किया था। तो एरिस्टोटल प्लांट को कितने भाग में? 3 भाग में, ट्री, सर्व एंड हर्ब। और एनिमल को उसमें रेड ब्लड ग्रुप पाया जाता है, उसके आधार पे 2 भाग में, एनीमा और एनेमा। ई से इनेमा और ए से एनेमा, ये बातें पढ़ लिए थे। उसके बाद दूसरा आया था क्लासिफिकेशन करने के लिए। उस साइंटिस्ट का क्या नाम था दोस्त? उसका नाम था लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया? तो क्या नाम लेंगे? लिनियस साहब लिए थे। कौन लिए थे दोस्त? कौन दिए थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? लिनियस। इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म था उसको 2 भाग में बांटा। पहला ट्री, एनिमल एंड प्लांटी में। जितने प्रकार के प्लांट था सबको प्लांटी किंगडम में रखा और जितने प्रकार के एनिमल था उनको एनिमल किंगडम में रखा। इसका कुछ ड्रॉबैक था जो यहाँ पे दिया गया है। इनका ड्रॉबैक है जो यहाँ पे दिया गया है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा और इस बात को समझना है। जैसे उन्होंने यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक को एक साथ रख दिया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया, फोटोसिंथेटिक्स एंड नॉन फोटोसिंथेटिक्स जैसे फंगी होता उसको एक साथ रख दिया। तो ये सब उनका क्या था? ड्रॉबैक था। किसके क्लासिफिकेशन के? लिनियस के क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था। और ये सब बातें हम लोग समझ गए थे। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं फिर से। देखिए, सभ्यता के आरंभ से लेकर मनुष्य हर चीज़ को डिवाइड करना, अलग अलग वर्गों में बांटना स्टार्ट कर दिया। उदाहरण के तौर पे देखिए, अभी आप या तो 12th में होंगे या नीट में ड्रॉप लिए होंगे, तो नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या 11th क्लास में होंगे। तो आप अलग अलग क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्यों? क्योंकि पढ़ने में आसानी हो। आप खुद ही सोचो, क्लास 10th में आपको 12वीं का भी सिलेबस पढ़ाया जाए, 11वीं का भी पढ़ाया जाए, 10वीं का भी पढ़ाया जाए, 9वीं का भी सिलेबस पढ़ाया जाए, सबको मर्ज करके पढ़ाया जाएगा। हिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाएगा, भूगोल भी पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा, मैथ भी पढ़ाया जाएगा, साइंस का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। अलग अलग वर्ग में बांट करके हम लोग अलग अलग पढ़ाई करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट। जैसे 11वीं में आए होंगे तो कोई साइंस ले लिया, कोई आर्ट ले लिया, कोई कॉमर्स ले लिया। बात मेरे कहने का अर्थ आप समझ रहे होंगे। ठीक वैसे ही बायोलॉजी में जितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं सबको अलग अलग वर्गों में बांटा गया। शुरू में किसके आधार पर बांटे थे? तो फूड के आधार पे, शेल्टर के आधार पे एंड क्लोथ के आधार पे। सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कौन किया? एरिस्टोटल किया। उन्होंने प्लांट को कितने भाग में बांटा दोस्त? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। 3 भाग में। कितने भाग में? ट्री,
सर्व एंड हर्ब। और एनिमल को कितने भाग में, जिसमें रेड ब्लड ग्रुप पाया जाएगा उसके आधार पर उन्होंने बांटा। जिसमें रेड ग्रुप पाया जाएगा उसको इनेमा कहा, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको एनेमा कहा। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन कौन किए थे, लिनियस साहब, वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। सवाल पूछा जाएगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए, तो बताना है लिनियस। उन्होंने क्या किया, प्लांट और एनिमल को, प्लांट जितने भी प्रकार के प्लांट दिखाओ उन्होंने प्लांटी किंगडम रख दिया, और जितने भी प्रकार के एनिमल था उसको एनिमल किंगडम में रख दिया। इनका ड्रॉबैक क्या था, तो उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को साथ साथ रख दिया। दूसरा ड्रॉबैक, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कुछ जो था उसको साथ साथ ही इन्होंने रख दिया। फिर फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस जैसे ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेसिस जैसे फंगी, ये सबको इन्होंने एक साथ रख दिया। ये इनका ड्रॉबैक था और यहाँ से नीट में सवाल पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गया था। उसके बाद ये रेड कलर का जो इम्पोर्टेंट लाइन है इस बात को थोड़ा समझिए। देखिए, बिसाइड ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल a need was also felt for including other characteristics like सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शंस, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इस सब के आधार पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को अलग अलग भाग में बांटा। जैसे सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिछले क्लास में पढ़े थे दोस्त। उसके बाद नेचर ऑफ बाल, उसके बाल मतलब ऊपरी सतह उसका नेचर कैसा है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सभी ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन लगभग अलग होता है। देखिए गाय भैंस कैसे खाता है खाना। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिज्म, हम लोग इंसान हुए, इंसान कैसे खाता है। सांप कीड़ा देखे होंगे, सांप कीड़ा कैसे खाता है। सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है दोस्त, अलग अलग है। सबका हैबिटेट भी अलग है, सबका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी अलग है। देखिए गाय भैंस देखे होंगे, बकरी देखे हैं, अरे बकरी देखा होगा, वो कैसे रिप्रोडक्शन करता है। गाय भैंस कैसे करता है रिप्रोडक्शन, ह्यूमन के बारे में तो समझ रहे होंगे। तो सबका रिप्रोडक्शन का मेथड दोस्त क्या है, अलग अलग है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी सबका क्या है, कुछ कुछ अलग अलग है। तो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंज ओवर द टाइम। समय के साथ साथ जितने भी ऑर्गेनिज्म था सबके क्लासिफिकेशन का टाइमिंग के अनुसार चेंज होते गया। देखो दोस्त, आज जो बात सत्य है वो जरूरी नहीं कि सब दिन सत्य होगा। समय के साथ साथ नया इन्वेंशन होगा, नई खोज होगी और पुराना चीज़ क्या होगा, ख़त्म होते जाएगा और नया चीज़ आते जाएगा। जैसे पुराने समय का मूवी देखिए और अभी का साथ मूवी देखिए, दोनों में बहुत का अंतर लगेगा। तो समय के साथ साथ क्या हो, क्लासिफिकेशन भी चेंज होते गई। ओवर सेवरल चेंजिंग ओवर द टाइम थ्रू प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कंस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। प्लांट किंगडम और एनिमल्स किंगडम जो था वो क्या हुआ, डिफरेंट सिस्टम में आया। द अंडरस्टैंडिंग टू वाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म, वाट ग्रुप या ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंज। देखिए कहा गया समय के साथ प्लांट का और एनिमल किंगडम जो था इस सबको समय के साथ साथ ये किस ग्रुप और किस ऑर्गेनिज्म आएगा ये बदलते गए। Which changing the number and nature of the kingdoms has also been understood different by different scientists over the time। देखिए समय के साथ साथ प्लांट और एनिमल को अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग वर्ग में डिवाइड कर दिए। अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर दिए। अभी जो मैं आपको टेबल बताने वाला हूँ वो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊँ। इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ के समझने का प्रयास कीजिएगा और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा आपको। तो चलिए ये टेबल देखिए, एनसीईआरटी में ये जो टेबल है इस टेबल को आप बढ़िया से देखिएगा। मैं अपने फिगर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूर्णतः दिखाई देगा। देखिए दोस्त, ये जो टेबल है टेबल 2.1, टेबल कितना दोस्त 2.1 देख रहे हैं। इसी टेबल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम, 5 किंगडम जो था जैसे मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इसका अलग अलग कैरेक्टर देखें किसके आधार पे। तो पहला सेल
टाइप के आधार पे, दूसरा किसके आधार पे, सेल वॉल के आधार पे, तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे, चौथा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, और पांचवा क्या होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म का अलग अलग क्या देखेंगे दोस्त, बताइए तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताया गया है दोस्त, प्रत्येक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट का सब में क्या सिमिलरिटी है वो जानेंगे। जैसे पहला देखिए, पहला क्या है, सेल टाइप, सेल का टाइप, मतलब मोनेरा में कैसा होगा, प्रोकिंगडम कैसा होगा, फंगी में कैसा होगा, प्लांटी में एंड एनिमिलिया में कैसा होगा। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टेबल से सवाल गारंटी है पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। तो देखिए सेल टाइप जो होगा, मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोटिक होगा और बाकी सभी में यूकैरियोटिक टाइप होगा। बाकी सभी में कैसा होगा दोस्त, तो यूकैरियोटिक टाइप होगा। इसका मतलब प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंगी में, प्लांटी में एंड एनिमिलिया में क्या होगा, यूकैरियोटिक टाइप, सब में यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टाइप होगा। तो सेल वाल कैसा होगा मोनेरा में, बोलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक, और बाकी सभी जैसे प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया में कैसा होगा दोस्त, यदि आप पढ़ के लाओ, मैं कान में बताता हूँ, यदि आप पढ़ के, मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल के पढ़ के आप बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा क्लासरूम में ही। मोनेरा का सेल टाइप कैसा था, प्रोकैरियोटिक, और बाकी सभी प्रोटिस्टा से लेकर और एनिमिलिया तक कैसा है, प्रोटिस्टा से लेकर एनिमिलिया तक यूकैरियोटिक है। अब आइए सेल वाल के पास आएंगे, तो मोनेरा में जो होगा वो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड। देखिए ये सवाल पूछा जा चुका है नीट में, आप जा कर के देख लेना। तो बोलेगा मोनेरा का सेल वाल कैसा होगा, तो बोलेंगे नॉन सेलुलोजिक होगा। इसका मतलब पॉलीसेकेराइड और प्लस एमिनो एसिड से मिलकर बना होगा, पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो एसिड से मिलकर बना होगा। उसके बाद प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होगा सेल वाला, कुछ में प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें फंगी में क्या होगा, प्रेजेंट विथ काइटिन, प्रेजेंट होगा किसके साथ, काइटिन के साथ। प्रेजेंट भी होगा सेल वाल, प्रेजेंट होगा लेकिन किसके साथ, काइटिन के साथ। उसके बाद प्लांटी में क्या होगा, तो इसमें प्रेजेंट होगा सेल वाल लेकिन सेलुलोज होगा, सेलुलोज का सेल वाल होगा। और एनिमिलिया में सेल वाल नहीं पाया जाता दोस्त, एनिमल जो है उसमें सेल वाल नथिंग, सेल वाल पाया ना जाएगा, इसलिए उसमें एब्सेंट होगा। उसके बाद आइए तीसरा क्राइटेरिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होगा, तो देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में क्या होगा, एब्सेंट होगा, बाकी सभी में प्रेजेंट होगा। जैसे सेल टाइप जो इसमें प्रोकैरियोटिक था, बाकी सभी में यूकैरियोटिक था, ठीक वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट और बाकी सभी में प्रेजेंट। मोनेरा में कैसा होगा दोस्त, मोनेरा में एब्सेंट होगा और बाकी सभी में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होगा ना, वो फंगी से लेकर प्रोटिस्टा से लेकर और एनिमिलिया सभी में पाया जाएगा, एक्सेप्ट किस में, मोनेरा में। अगला पॉइंट पढ़िए, अगला किसके आधार पर देखेंगे डिफरेंस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे। तो सबका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें होगा सेलुलर होगा, इसके बाद मोनेरा में सेलुलर होगा, उसका प्रोटिस्टा में कैसा होगा दोस्त, तो सेलुलर ही होगा, लेकिन फंगी में मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू होगा। कैसा होगा दोस्त, मल्टी सेलुलर। देखिए उसमें सेलुलर दोनों मिलेगा तो मल्टी सेलुलर बन जाएगा ना दोस्त। अरे सेल बनेगा तो बहुत ही सेल नहीं बनेगा। तो मोनेरा में सेलुलर, प्रोटिस्टा में कैसा, सेलुलर, और फंगी में तो मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू होगा। कैसा होगा दोस्त, मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू। प्लांटी में कैसा होगा, तो टिश्यू या ऑर्गेन टाइप का होगा, प्लांटी में टिश्यू या ऑर्गेन टाइप का, और एनिमिलिया में टिश्यू, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम। तो देखिए सबसे ज़्यादा बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस किस में डेवलप होगा, तो बोलेंगे एनिमिलिया में। इसमें कैसा होगा, टिश्यू भी होगा, ऑर्गेन टाइप भी होगा एंड ऑर्गेन सिस्टम टाइप का होगा। एक बार फिर से देखिए, इसमें सेलुलर, फिर इसमें भी सेलुलर, मोनेरा में सेलुलर, प्रोटिस्टा में सेलुलर, फंगी में मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू, मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू होगा। उसके बाद प्लांटी में टिश्यू या ऑर्गेन होगा और एनिमिलिया में
टिश्यू, ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम। दोस्त इसे लिख करके याद कीजिएगा तो आपको 100% याद हो जाएगा। लिख करके याद करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं लास्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, इसके आधार पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया का डिफरेंस देखेंगे। बहुत ज़्यादा इस टेबल का अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, इसके कलर को भी हम चेंज कर देते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में कैसा होगा तो ऑटोट्रॉपिक होगा। कैसा होगा दोस्त? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का में क्या क्या होगा तो केमियोसिंथेटिक्स एंड फोटोसिंथेसिस एंड हेटेरोट्रॉपिक होगा। हेटेरोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक होगा। सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक होगा। देखिए समझिए, ऑटोट्रॉपिक होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होगा, फोटोसिंथेटिक्स होगा एंड हेटेरोट्रॉपिक होगा। फोटोसिंथेसिस एंड 3 प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा। किस में? मोनेरा में। ऑटोट्रॉपिक में केमियोसिंथेटिक्स एंड फोटोसिंथेसिस, केमियोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस हेटेरोट्रॉपिक में कैसा होगा? सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक होगा। उसके बाद प्रोटिस्टा में आइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉपिक कैसा होगा दोस्त? ऑटोट्रॉपिक, इसमें फोटोसिंथेसिस एंड हेटेरोट्रॉपिक होगा। उसके बाद फंगी में कैसा होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक या सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक। हेटेरोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक होगा। उसके बाद प्लांटी में कैसा होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो ऑटोट्रॉपिक होगा। अरे प्लांट होगा ऑटोट्रॉपिक, मतलब फोटोसिंथेसिस करके ही ना भोजन का निर्माण करेगा। और एनिमिलिया में कैसा होगा तो हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में हेलोजोइक या सेप्रोफाइटिक, हेलोजोइक या सेप्रोफाइटिक होगा। तो एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए। देखिए हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इसका डिफरेंस देखिए किसके आधार पे तो सेल टाइप के आधार पे, दूसरा सेल वाल के आधार पे, तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे, चौथा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, पांचवा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे। ठीक है, जैसे सेल टाइप कैसा होगा? इसमें प्रोकैरियोटिक, बाकी सब में यूकैरियोटिक होगा। सेल वाल कैसा होगा? इसमें नॉन सेलुलोजिक होगा। इसमें प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होगा बाकी में एब्सेंट होगा। इसमें प्रेजेंट होगा लेकिन काइटिन के साथ, इसमें प्रेजेंट होगा लेकिन सेलुलोज के साथ, और इसमें एनिमेलिया में एब्सेंट होगा। वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा इसमें एब्सेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। एब्सेंट किस में? मोनेरा में एब्सेंट, बाकी सब प्रोटिस्टा में, फंगी में, प्लांटी एंड एनिमेलिया सब में प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में होगा सेलुलर होगा, प्रोटिस्टा में सेलुलर होगा। ये दोनों मिलकर मल्टी सेलुलर का निर्माण करेगा तो लूज मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू होगा। उसका प्लांटी में कैसा होगा तो टिश्यू या ऑर्गेन टाइप का होगा। एनिमिलिया में कैसा होगा तो टिश्यू, ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम टाइप का होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा दोस्त? इसमें देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होगा। ऑटोट्रॉपिक में केमियोसिंथेटिक्स एंड फोटोसिंथेसिस, और हेटेरोट्रॉपिक में क्या? सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक होगा। उसका प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस एंड हेटेरोट्रॉपिक्स होगा। फंगी में कैसा होगा दोस्त? तो हेटेरोट्रॉपिक्स या सेप्रोफाइटिक पैरासाइट होगा। उसके बाद प्लांटी में कैसा होगा तो ऑटोट्रॉपिक्स जिसमें फोटोसिंथेटिक्स होगा। उसके बाद एनिमिलिया कैसा होगा दोस्त? तो हेटेरोट्रॉपिक्स, हेलोजोइक या सेप्रोफाइटिक ETC होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। इसे एक बार लिख करके याद कीजिएगा, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, और अपना आपको क्या बुरा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, और इसे लिख करके याद कर लीजिए। तब तक खुश रहिए दोस्त, और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।